हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 9, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम कितनी तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप और नेचर पर। अगर हम लोग कहें तो दो तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बेसिकली तीन तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए जरा देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। When the charge is distributed uniformly over a conductor, it is known as a continuous charge distribution. In a continuous charge distribution, the infinite number of charges are closely packed together so that there is no space left between them. As a result, the load distribution is uninterrupted and flow continuously throughout the charging system, unlike the discrete charging system. ठीक, अगर हम लोग देखें तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है, जिसको हम लोगों ने कहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रेट वायर अगर हमने माना और मैंने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से लीनियरली होगा और यूनिफॉर्मली होगा, यानी कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर मैंने माना कि हमारे पास अगर कोई एक रिंग है और मैंने इस रिंग को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, तो इस रिंग की जितनी लेंथ होगी उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहूं इस रिंग की, तो इस रिंग की जितनी भी लेंथ होगी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके लेंथ के क्रॉस हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अगर हम लोग कहें तो यहां पर चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर अगर हमने मान लिया कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन सीट है, अगर हमारे पास कोई मेटल की, इसकी मेटल की एक प्लेन सीट है और इस प्लेन सीट को मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली कुछ इस तरह से होगा और हम लोग कहेंगे कि ये प्लेन सीट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। इसी तरीके से अगर कोई स्फेयर है हमारे पास और इस स्फेयर को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, तो यहां पर भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके सरफेस पर इक्वली या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्या फॉर्मूला है कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्यू बाई ए। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, हमने कंसीडर किया कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जो जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैंने अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर कहा है, इसका मतलब कि जो इसकी सरफेस है चार्ज उस पर बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ उसके इनसाइड यानी कि इस स्फेयर के अंदर सारा चार्ज होगा। और ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सन का लगाएंगे, वो आना चाहेंगे सरफेस के ऊपर, लेकिन चूंकि ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, या
इंसुलेटिंग भी कह सकते हैं, इंसुलेटिंग एक स्फीयर है। तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके पूरे वॉल्यूम में होगा और यूनिफॉर्मली होगा, ठीक। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये होता है रो इज इक्वल टू Q बाई V। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और वहीं पर अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक यूनिट एरिया में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में जानते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले हैं, नॉर्मली हम लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए ताकि हम आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर हमसे कभी भी कहा जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हमको ये पता होना चाहिए लैम्डा, सिग्मा या फिर रो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टॉपिक है हम लोगों का एरिया वेक्टर। वैसे तो अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में कभी कभी कुछ चीजों को बताने के लिए हम लोगों को एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां पर अगर देखें एरिया वेक्टर क्या होता है, एन एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन एंड हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। देखिए अगर यहां पर मैं किसी भी एक प्लेन शीट को कंसीडर करता हूं, देखिए यहां पर हमारे पास एक प्लेन शीट है और अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो हमेशा एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे मैंने माना कि ये मेरे पास एक प्लेन शीट है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस तरफ भी हो सकता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इनवर्ड। लेकिन हमने यहां पर अगर माना कि यहां पर इस प्लेन शीट से जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो भी हम एक बार स्टार्टिंग में कंसीडर करेंगे वही हमको लास्ट तक मानना होगा। किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल में हमने जो एरिया वेक्टर एक बार मान लिया हमें लास्ट तक वही कंसीडर करना होगा, हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं जो कि होता है एन कैप। अगर मान लीजिए कि इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप, ठीक है। यहां पर एन कैप क्या है, यहां पर एन कैप जो है वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अभी आगे चलेंगे तो हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर इस एरिया वेक्टर का यूज करेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में यूज करेंगे। अगर कभी कभी हम लोगों को क्या होता है इर्रेगुलर शेप दे दी जाती है, अगर हमको कोई इर्रेगुलर शेप कुछ इस तरीके से दे दी गई और कहा गया कि बताइए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस इर्रेगुलर शेप में हम क्या करेंगे इसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में कंसीडर कर लेंगे। मैंने कहा कि एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds है और अब हम इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही एक एरिया एलिमेंट हम यहां पर कंसीडर कर लिया मैंने ds, और यहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। या मान लिया कि यहां पर कोई हमने एरिया एलिमेंट ds कंसीडर किया और यहां से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और अगर इसके लिए मैं यहां पर लिखना चाहूं कि एरिया वेक्टर तो मैं लिखूंगा ds वेक्टर इज इक्वल टू ds एन कैप। यहां पर भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर हम लोगों के लिए आगे भी गॉस लॉ में आएगा तो वहां पर हम लोग इसको और भी बेहतर से जब यूज करेंगे तो और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से एरिया वेक्टर यहां पर देखिए हमारे पास एक सरफेस एरिया दिया हुआ है और इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां पर एरिया वेक्टर कंसीडर किया गया है। फिर हम यहां पर एरिया वेक्टर बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो जिसे हमने यहां पर एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और एक बात और कि मेरे वीडियोस में जो नोट्स आप लोगों को मिलते हैं
अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव कर लीजिए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।